हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सोशल साइंस के एक नए टॉपिक की। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम, यानी 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उसकी। तो भारत से अंग्रेज़ों के शासन को हटाने का पहला संगठित प्रयास 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आया। विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। कुछ इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र मानते हैं। तो कुछ इतिहासकार इसे क्रांति का रूप दे देते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे बताते हैं कि ये ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर किस तरीके से शासन किया, शासन की किस तरीके से शुरुआत हुई, आपने थर्ड सेमेस्टर में इसको आपने विस्तार से पढ़ा होगा। फोर्थ सेमेस्टर जैसे हम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें तुरंत एक स्टार्ट हो जाता है कि 1857 ईस्वी का जो स्वाधीनता संग्राम होता है और किस तरीके से देश आज़ाद हुआ, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सिलेबस जो फोर्थ सेमेस्टर का उसको अच्छे से आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में सिलेबस मौजूद है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं विपिन चंद्र की। विपिन चंद्र ने 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई उससे किस रूप में प्रदर्शित किया। तो उन्होंने बताया कि 1857 का जो विद्रोह था ये शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। क्या बताया? शासन से, यानी कौन सा शासन? ब्रिटिश शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। वहीं पर वीर सावरकर ने बताया कि ये विद्रोह राष्ट्रीय एकता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने बताया कि ये विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये उन्होंने बताया। फिर वहीं पर LR रीच, उन्होंने ये बताया कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। ठीक दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ और इतिहासकार हुए जैसे डिजरोली और अशोक मेहता ने इसे बताया कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था। वहीं पर TR होम्स एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बताया कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का एक युद्ध था। तो जेम्स आउडम टेलर, ठीक है, इन्होंने बताया कि ये हिंदू मुस्लिम एक षड्यंत्र था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहीं से कुछ विद्वानों के मत वहाँ पर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप अच्छे से इनको मतों को याद कर लीजिएगा। एक विपिन चंद्रा का मत ध्यान में रखिएगा, वीर सावरकर का ध्यान रखिएगा मत, और उसके बाद LR रीच। तो ले आता है 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुआ उसके कारण क्या थे। तो ऐसे तो कई कारण थे, लेकिन उसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक कारणों को मुख्य स्थान दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक तात्कालिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण था। तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों का जो प्रयोग था वो तात्कालिक कारण के रूप में सामने आता है। तो दोस्तों वहीं पर हम बात करेंगे, नंबर 1 पर आता है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में हम क्या करेंगे? नंबर 1 पर यहाँ पर चलेगा राज्यों को हड़पने की नीति। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाई गई, यानी जिन भारतीय राजाओं की संतान नहीं थी उनको उत्तराधिकार निषेध तथा गोद निषेध नियम लागू करके उनके राज्यों को हड़प लिया गया है। यानी आप किसी को गोद नहीं ले सकते हैं, ना उत्तराधिकार जो नियम था उसको निषेध कर दिया गया। तो परिणाम ये हुआ कि देसी राजाओं में अत्यधिक असंतोष फैल गया। ठीक दोस्तों, तो इसका क्या हुआ? सबसे पहले उन्होंने जो है अवध, झांसी, सतारा, तो इन राज्यों को जो राजनीतिक कारण थे उसके कारण उन्होंने अपना लिया। ठीक है, यानी बताया कि हाँ आपके मतलब जो है कोई पुत्र नहीं है, तो उस राज्य को ये ब्रिटिश साम्राज्य में हम मिला लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पर आता है पेंशन और उपाधियों की समाप्ति। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी की इस नीति से नाना साहब और पेशवा बाजीराव की पेंशन समाप्त कर दी गई। फिर दोस्तों उसके बाद अगला पॉइंट आता है कुशासन के आधार पर, यानी नंबर 3। तो यहाँ पर क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार बनाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह और हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध कार्रवाई करके उनके राज्यों को हड़प लिया। यानी बताया कि आप जो शासन कर रहे हैं ये शासन गलत है। ठीक है, और क्या किया? अवध के नवाब यानी वाजिद अली शाह को और हैदराबाद के नवाब के विरुद्ध कार्रवाई करके उनके राज्यों को हड़प लिया। फिर उसके बाद दोस्तों आता है अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास। तो ये अविश्वास किसका था? ये अविश्वास भारतीयों का था। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेज अधिकारी कभी भी विश्वास के पात्र नहीं बन पाए, वे उनके लिए सदैव विदेशी बने रहे। ठीक दोस्तों, तो इस आर्थिक कारण में हम देखते हैं सबसे पहले आता है दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। तो दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था में क्या होगा? जमींदारों को अंग्रेजों ने भूमि का स्थायी रूप से स्वामी बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप वो किसानों से मनमाना भू राजस्व वसूलने लगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट आता है
बेरोजगारी की समस्या। तो दोस्तों बेरोजगारी की समस्या क्या हुई, जब विदेशी माल भारत आने लगा तो भारतीय माल की बिक्री बंद हो गई, क्योंकि विदेशी माल सस्ता होता है। इसमें कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे तथा लोगों में बेरोजगारी फैलने लगी। है धार्मिक कारण, तो यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार। तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित किया। जिन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सुविधाएं दी जाती थी तथा उनको नौकरी भी आसानी से मिल जाती थी। तो दोस्तों क्या हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया गया। तो उसको ध्यान से रखिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट। ठीक दोस्तों, तो उसके बाद अगला जो यहाँ पर था पॉइंट, जातिवाद की उपेक्षा। तो अंग्रेज़ों द्वारा जब रेलवे की सुविधा शुरू की गई तब भारतीयों ने इसे अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा, क्योंकि उसमें सभी जाति के लोग एक साथ बैठते थे। इसे भारतीयों ने अपने जातिवाद की उपेक्षा माना। देखो हुआ क्या, जो भारतीय समाज था वो प्राचीन रूढ़िवादियों से के साथ चल रहा था। ठीक है, तो बहुत सी जो चीज़ें थी वो साथ साथ वो चल रही थी, मानते थे कि हमारे समाज का एक हिस्सा है। ठीक, और फिर उसके बाद ये हुआ, जब उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, आना जाना पसंद उनके साथ नहीं करते थे, तो जब रेलगाड़ी की शुरुआत हुई, चूँकि वो सरकारी थी, सार्वजनिक थी, तो उसमें अमीर गरीब, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, ठीक है, कोई भी धर्म किसी भी वर्ग के लोग, ठीक है, तो क्या होता था वो एक साथ बैठ के यात्राएं करते थे। जब ये यात्राएं करने लगे तो उसमें क्या हुआ, जो भारतीय उच्च जाति के लोग थे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। तो दोस्तों ये जो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग है ये तात्कालिक कारण बनता है, लेकिन यहाँ पर हम धार्मिक कारण के रूप में इसे देख रहे हैं। तो किस तरीके से था वो देखते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों को जो कारतूस दिए उनमें गाय तथा सुअर की चर्बी मिली थी। इसके कारण हिंदू तथा मुस्लिम सैनिकों ने इसका विरोध किया। तो दोस्तों यहाँ पर अगला आता है सामाजिक कारण। तो इस सामाजिक कारण में हम देखते हैं कि भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार। तो यहाँ पर क्या अपमानजनक व्यवहार तो करेंगे ही करेंगे। भारतीयों को अंग्रेज़ों ने हमेशा हीन भावना से ही देखा। उन्हें जब भी अवसर मिला वे लोग भारतीय लोगों के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे। तो ये जो काम था ये बहुत ही खराब काम था। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो अंग्रेज़ों ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया, जिससे भारतीयों में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई। ने बाल विवाह को गलत बताकर इस पर रोक लगा दिया, जिससे भारतीय लोग असंतुष्ट हो गए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पर बाल विवाह बहुत ही खराब चीज़ थी, इस पर रोक लग गई। लेकिन क्या हुआ, उस समय का समाज था, तो जब समाज था, समाज का एक अंग बना हुआ था बाल विवाह सती प्रथा, तो जब रोक लगा देंगे तो कहीं ना प्रॉब्लम होगी, और जब प्रॉब्लम होगी तो असंतोष के रूप में वो सामने उभर कर आती है। फिर दोस्तों उसके बाद आता है सैनिक कारण। तो यहाँ पर भारतीय सैनिकों को भी ब्रिटिश दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ा। जैसे नंबर 1 पर आता है कम वेतन, भत्ता तथा पदोन्नति के सभी अवसर उनके लिए बंद थे। यानी काम बराबर होगा लेकिन भत्ता, वेतन कम मिलेगा, भत्ता कम मिलेगा, और प्रोन्नति यानी प्रमोशन तो होगा ही नहीं आपका। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप एक भारतीय हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 2 पर दोस्तों आता है सभी उच्च पदों पर ब्रिटिश के लिए पद आरक्षित थे। देखिए यहाँ पे कि जो भी उच्च पद थे उन पर ब्रिटिश ही प्रमोशन होके पहुँच सकते थे। नंबर 3 पर आता है हिंदू सैनिक समुद्री यात्रा का विरोध करते थे, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार समुद्र यात्रा से उनके धर्म उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है। यानी हिंदू सैनिक ये मानते थे कि अगर हम समुद्री यात्रा करेंगे तो क्या होगा, उनके धर्म द्वारा उनको बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक है दोस्तों यहाँ पर आता है तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण में देखते हैं क्या था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष लंबे समय से भारतीयों के बीच चल रहा था। विद्रोह के लिए केवल एक चिंगारी की ज़रूरत थी। ये चिंगारी नई राइफल्स के कारतूस के रूप में सामने आई। कारतूसों को राइफल में लोड किए जाने से पहले कारतूस को के जो कवर होते थे उनको मुंह से काटकर हटाना पड़ता था। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ठीक दोस्तों, अब कितना दोस्तों गलत बात है। ठीक है कि गाय और सुअर की चर्बी आप अगर किसी को भी दे रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अब गाय और सुअर की चर्बी अगर आप कारतूस दे रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी।
भाई हिंदू धर्म में गाय को पवित्र मानते हैं और मुस्लिम धर्म में जो सूअर होता है उसको अपवित्र मानते हैं। तो अगर उसी की चर्बी से बना कारतूस अगर आप दे देंगे तो क्या होगा, विद्रोह तो होगा ही होगा। तो दोस्तों ये 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसका ये तात्कालिक कारण बन जाता है। तो बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने इनकार कर दिया, यानी उसने कहा कि हम ये जो कारतूस है इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसे अनुशासनहीनता मानकर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। इस तरीके से विद्रोह धीरे धीरे अलग अलग स्थानों पर बढ़ता गया, जो कि आगे चलकर एक क्रांति का रूप ले लेता है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, मंगल पांडे को ध्यान रखना है, इस नाम को याद रखिएगा आप लोग। फिर 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसमें क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को कौन सी घटना घटी, तो दोस्तों याद रखिएगा इस दिन मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई, यानी फांसी पर उसको लटका दिया गया था। तो इसको 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं, यानी वो कौन कौन सी घटनाएं थीं जिनसे जो कौन कौन सी घटनाएं थी जिनसे जो है क्रांति की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में लड़ा गया। इसे भारतीय विद्रोह और सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो दो नाम आप याद रखिएगा, भारतीय विद्रोह और सिपाही विद्रोह, ये दो नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसे भारतीय विद्रोह और सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी वो घटनाएं हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है बैरकपुर। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई। 34वीं बटालियन के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, ठीक है। इसी विद्रोह के कारण मंगल पांडे को बंदी बना लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद नंबर 2 पर आता है मेरठ। मेरठ में क्या हुआ, मेरठ में मंगल पांडे द्वारा किए गए विद्रोह की चिंगारी अभी शांत भी नहीं हुई थी कि 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसका कारण भी चर्बीयुक्त कारतूस थे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, दिल्ली। तो दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में इसकी शुरुआत 11 मई 1857 को हुई। यहाँ पर इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफ़र एवं बख्त खान ने किया, यानी वास्तविक जो नेतृत्व करता था वो बख्त खां था, क्योंकि उस वक्त बहादुर शाह जफ़र की जो एज थी वो लगभग 75 साल हो गई थी और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। कुछ माह बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। और क्या हुआ, बहादुर शाह जफ़र को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, ठीक दोस्तों। लखनऊ, तो यहाँ पर 4 जून 1857 की इसकी शुरुआत हुई। लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, परंतु कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे दोबारा अपने अधीन कर लिया, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ था, लखनऊ में, यानी अवध का जो प्रांत था लखनऊ, तो यहाँ पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने लखनऊ यानी अवध प्रांत को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है कानपुर। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत 5 जून 1857 को हुई। नाना साहब तथा तात्या तोपे ने यहाँ पर नेतृत्व किया था दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला आता है झांसी। तो झांसी, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, 5 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा अंग्रेज़ों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। रानी वीरगति को प्राप्त हुई तथा अंग्रेज़ों ने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। तो दोस्तों झांसी की रानी के बारे में तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, सुना भी होगा, है ना दोस्तों। तो किस तरीके से जो है वहाँ पर झांसी में 5 जून 1857 को क्रांति की वहाँ पर शुरुआत होती है, किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध होता है ना, और किस तरीके से रानी वीरगति को प्राप्त होती है। जब वीरगति को प्राप्त हो गई तो क्या हुआ, जो झांसी का जो क्षेत्र था उसे अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर दोस्तों इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, किंतु कुछ समय पश्चात अंग्रेज़ों ने इस पर अपना नियंत्रण कर लिया। वर्तमान समय में 2023 में इलाहाबाद का आधिकारिक नाम प्रयागराज हो गया था, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों अगला आता है जगदीशपुर। तो बिहार प्रांत में स्थित यहाँ पर 12 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ पर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। कुछ समय बाद
ब्रिटिश ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, बरेली, जून 1857 को यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ पर खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। यहाँ पर भी कुछ समय पश्चात ये अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। फैज़ाबाद में क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया। कुछ समय पश्चात यहाँ पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद आता है फतेहपुर, तो अजीमुल्ला ने यहाँ पर संग्राम का नेतृत्व किया। फिर उसके बाद दोस्तों आता है मध्य प्रदेश। ठीक, यहाँ पर नेतृत्व क्रांति का जो नेतृत्व था वो रामगढ़ की रानी अवंती बाई ने किया। कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने इसे अपने नियंत्रण में कर लिया था। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमने जाना कि राजनीतिक कारण में क्या हुआ, डलहौजी की राज्य हड़प नीति, आर्थिक कारण में क्या हुआ, कृषि उद्योगों का पतन और बेरोजगारी और अत्यधिक कर लगा दिए गए। ठीक, सामाजिक कारण में क्या हुआ, रूढ़िवादी सामाजिक बदलाव, यानी जो समाज उस वक्त का था वो रूढ़िवादिता पर आधारित था, उसमें कुछ बदलाव किए। जब बदलाव किए तो भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। धार्मिक कारण में क्या हुआ कि 1813 के जो चार्टर एक्ट के तहत ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। ठीक है, तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ने समझा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद सैनिक कारणों में क्या हुआ कि जो सैनिकों के वेतन थे उनमें भेदभाव था, रहन सहन में भेदभाव था। ठीक, और उसके बाद जो प्रमोशन जब होता था तो अंग्रेज़ का ही प्रमोशन हो जाता था। फिर उसके बाद अगला पॉइंट उसमें हम लोगों ने जाना तत्कालिक कारण में कि चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, तो जो चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग था वो 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसका प्रमुख कारण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी या 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके असफल होने के क्या क्या कारण थे, है ना दोस्तों। तो पहला कारण उसमें आता है निश्चित तिथि से पूर्ण क्रांति का भड़कना। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा कि बहादुर शाह जफ़र, नाना साहब, तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां आदि क्रांतिकारियों ने 31 मई 1857 को क्रांति आरंभ करने के संदर्भ में योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत बंदियों को जेल से मुक्त करवाना, ब्रिटिश पदाधिकारियों को जान से मारना तथा इनके हथियारों और खजानों को लूटना आदि था। मार्च में मंगल पांडे ने आवेश में आकर चर्बीयुक्त कारतूसों का विरोध करके क्रांति की शुरुआत कर दी। ये क्रांति बंगाल के अलावा दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, फैज़ाबाद, बरेली, लखनऊ आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति निश्चित समय में अगर हुई होती तो ज़रूर सफल हुई होती। तो दोस्तों क्या हुआ, 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी वो समय से पहले हो गई। तो इसमें क्या हुआ, तत्कालिक कारण के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि जो चर्बीयुक्त कारतूस थे वो सामने आ गए। ठीक है, तो जब वो सामने आए तो उसमें क्या हुआ, क्रांति की जो उसमें जो शुरुआत थी वो क्रांति की शुरुआत हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों उसके बाद नंबर 2 पर आता है क्रांति का स्थानीय स्वरूप। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्रांति पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में व्याप्त नहीं हो सकी, ये देश के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रही। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया तो कुछ राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। वो जान ही नहीं पाए, स्थानीय स्वरूप उसका हो गया, जान ही नहीं पाए कि हाँ किस तरीके से क्रांति हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो जब जान नहीं पा रहे हैं तो थोड़ी ना कहीं पर कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम होना चालू हो गई। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्रांति का प्रभावी नेतृत्व का अभाव। तो 1857 की क्रांति में कुशल नेतृत्व का अभाव पूर्ण रूप से विद्यमान था, यानी जो अभाव था पूर्ण रूप से विद्यमान था। सभी नेतृत्वकर्ता साहसी थे लेकिन सही ढंग से एकत्रित नहीं हो पाए। तो जब एकत्रित नहीं हो पाए तो क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे सबको अपने अपने हिसाब से जहाँ पर जिसको चाहा उसको वहीं पर मारा और क्रांति का दमन कर दिया। फिर दोस्तों उसके बाद आता है निश्चित लक्ष्य का अभाव। तो सभी क्रांतिकारियों के क्रांति के पीछे के उद्देश्य अलग अलग थे। तो जैसे नाना साहब पेंशन ना मिलने के कारण ब्रिटिश विरोध में आए, बेगम हजरत महल अवध को कंपनी सरकार में मिलाने के कारण उनको विद्रोह करना पड़ा। सभी के उद्देश्य अलग अलग थे। सभी राजाओं द्वारा एक समय पर एक साथ विद्रोह करते तो ब्रिटिश को भारत से निकालना आसान हो जाता। फिर उसके बाद दोस्तों आता है जनसाधारण की क्रांति के प्रति उदासीनता। कुछ राजाओं के अलावा तथा कुछ ही लोगों के अतिरिक्त तो व्यापक जनता ने इसमें अपनी भागीदारी को नहीं निभाया। कृषक भी इस क्रांति में शामिल नहीं हुए। अशिक्षा के कारण भारतीय जनता इस क्रांति के उद्देश्य नहीं समझ पाई। शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया तथा जमींदार वर्ग ने अपने
हितों के लिए सहयोग नहीं किया, यानी ज़मींदारों के कुछ अपने हित यही थे कि वो कृषक के पूरी तरीके से स्वामी बना दिए गए थे। जब स्वामी बना दिए गए तो जो स्वामी बना देगा उसके खिलाफ कहाँ खड़े हो पाएगा कोई। फिर उसके बाद दोस्तों आता है सैनिक दुर्बलताएं। अंग्रेज़ों की सेना कुशल और व्यवस्थित थी, वहीं भारतीय सैनिकों में आपस में बहुत से मतभेद थे। सेना के सहयोग से कोई भी क्रांति को सफल नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों लड़ेगी कौन? लड़ती तो सेना ही है ना। जब आपस में ही मतभेद हो जाएंगे तो क्या होगा? कोई भी काम हम बिना सहयोग के नहीं कर पाएंगे, और जब आपस में मतभेद होंगे तो क्या होगा? कोई भी हम काम करेंगे वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे। तो यही 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, लड़ तो सैनिक ही रहे थे, है ना। तो मतभेद के कारण क्या हुआ? बहुत सी प्रॉब्लम उसमें चालू हो गई। दोस्तों ये भी एक सैनिक दुर्बलता का जो कारण था वो भी असफलता के कारणों में प्रमुख रूप से शामिल किया गया। फिर उसके बाद दोस्तों आता है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम संबंधी विद्रोह के परिणाम। तो सबसे पहले जुलाई 1858 के मध्य तक इसको पूरी तरीके से दबा दिया गया, यानी जो क्रांति की शुरुआत होती है वो क्रांति पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। ठीक, फिर दोस्तों उसके बाद होते हैं इसके कुछ परिणाम निकल के आए। पहला परिणाम क्या निकला? डलहौजी की राज्य हड़प नीति की समाप्ति हो गई। फिर उसके बाद नंबर 2 पर आता है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। नंबर 3 देसी नरेशों की स्थिति को पूर्ववत रहने दिया गया। ठीक है, यानी देसी राजाओं की जो स्थिति थी उसको जैसे वो पहले थे पहले की भांति वो रहे। ठीक है, क्रांति के बाद, है ना दोस्तों। नंबर 4 पर आता है सेना 5:1 में जो सेना थी बाद में क्या किया गया? 2:1 में कर दिया गया है, यानी 2 भारतीय 1 अंग्रेज सैनिक। ठीक है, फिर उसके बाद मुगल वंश की समाप्ति हो गई और भारत सचिव 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल का निर्माण कर दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से क्रांति के परिणाम हुए, क्या निकल के सामने आए हम लोगों के। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले 11 मई 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। प्रमुख बिंदु में हम देखते हैं कि ब्रिटेन के उस वक्त प्रधानमंत्री पार्मेस्टन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, ये उनका उपनाम जफ़र था, बहादुर शाह जफ़र थे। विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कैंपवेल था और विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। तो दोस्तों इन पॉइंटों को, ये जो पॉइंट हैं अच्छे से आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं दोस्तों यहाँ से। ठीक दोस्तों, क्षेत्र, उसका शासक कौन था, दमनकर्ता कौन था और मुख्य बिंदु, क्योंकि दोस्तों अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस टैली को आप लोग चाहें तो इस टैली को एक चार्ट पे बना के अपने जहाँ पर स्टडी रूम है, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं वहाँ पर इसको रख लीजिए, एक नोट्स बुक में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्र था दिल्ली, तो दिल्ली में शासक कौन था? बहादुर शाह जफ़र। दमनकर्ता वहाँ पर कौन था? यानी वहाँ पर क्रांति का किसने दमन किया? हडसन और निकोलसन ने। ठीक है, और उसके बाद मुख्य बिंदु क्या हुआ? 1862 में रंगून में मृत्यु। तो किसकी मृत्यु हो गई? बहादुर शाह जफ़र की। ठीक दोस्तों, उसके बाद लखनऊ में उस वक्त शासक कौन था? हजरत महल। दमन किसने किया क्रांति का? कैंपवेल ने। और हजरत महल कहाँ चली गई? ये नेपाल चली गई। फिर उसके बाद दोस्तों कानपुर, नाना साहब, उनका उपनाम जो नाम था घोंघू पंत भी था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रांति का दमन किसने किया? कैंपवेल ने। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। फिर उसके बाद ग्वालियर, तात्या तोपे, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। फिर मानसिंह के विश्वासघात से इनको फांसी दे दी गई। फिर दोस्तों उसके बाद झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, सर ह्यूरोज ने यहाँ पर दमन किया। ठीक है, फिर उसके बाद ये झांसी की रानी कौन थी? गंगाराव की विधवा थी, इनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। फिर उसके बाद दोस्तों आता है बिहार, यानी जगदीशपुर, तो यहाँ पर कुंवर सिंह, विलियम टेलर ने यहाँ पर उसका दमन किया क्रांति का। इन्होंने क्या किया? सर्वाधिक विजय दर्ज की। फिर दोस्तों उसके बाद पटना में पीर अली, इलाहाबाद में लियाकत अली जो शासक थे यानी नेतृत्वकर्ता थे। फिर उसके बाद यहाँ पर जनरल नील ने जो है क्रांति का दमन किया। बरेली में खान बहादुर खान, यहाँ पर कैंपवेल ने क्रांतिकारियों का दमन किया। फिर उसके बाद दोस्तों फैज़ाबाद, यहाँ पर अहमदुल्ला। ठीक दोस्तों, तो ये इस तरीके से कुछ क्षेत्र थे, आप इनको याद कर लीजिएगा, ये वाले क्षेत्र, इन वाले क्षेत्रों को याद कर लीजिएगा। शासक दोस्तों आता है तो शासकों को याद कर लीजिएगा इसी तरीके से लिख के। दमनकर्ता यानी किसने क्रांति का दमन किया, तो आप दमनकर्ता को याद करिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मुख्य बिंदु,
ठीक है। तो मुख्य बिंदु में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान सिंह के विश्वासघात के कारण किसको फांसी दे दी गई, ठीक है, नेपाल कौन चला गया, या बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ठीक है, या कभी कभी पूछ लेते हैं झांसी की रानी के दत्तक पुत्र का नाम बताइए, ठीक है, या झांसी की रानी किसकी विधवा थी, या इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, यानी इस टैली को देखिए और अपने हिसाब से थोड़े से क्वेश्चनों को बनाते हुए चलिए, ठीक है, जिससे क्या लगे जब आप रिवीजन करने बैठें तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण क्या थे, उसका प्रारंभ कैसे हुआ, विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा और उसकी असफलता के क्या कारण थे, इनको भी हम लोगों ने अच्छे से जाना। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, या जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।